आज मैं आपको वेरिकोसील के बारे में बताता हूँ। ये वेरिकोसील क्या होता है? बेसिकली हमारे बॉडी में, जेंट्स में, टेस्टिस एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सबको पता है। किसी भी ऑर्गन को एक तरफ से ब्लड की सप्लाई चाहिए और जब उस ब्लड से ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कि फ्री रेडिकल वगैरह भी होते हैं, कुछ मटेरियल भी, वेस्ट मटेरियल भी होता है, उसको दूसरा ब्लड वेसल, जिसको कि वेन कहते हैं, उसको वापस हार्ट तक ले जाएगा ताकि दोबारा प्योरीफाई हो पाए। तो यहाँ जो वेन है, जो टेस्टिस से हार्ट तक जाएगा, वो वाला वेसल अगर एब्नॉर्मली बड़ा साइज में हो जाए, डायलेट हो जाए, उस कंडीशन को वेरिकोसील कहते हैं। तो कहने को ये सिंपल चीज है, लेकिन पेशेंट को बिना हॉस्पिटल जाए कैसे पता लगे कि उन्हें वेरिकोसील है या नहीं। वेरिकोसील बहुत कॉमन कंडीशन है। 15 से 20% ऑफ ऑल पॉपुलेशन में वेरिकोसील होता है और कॉमनली ये 18 से 40 साल की एज के यंग बॉयज में ज्यादा होता है। कुछ केसेस बुजुर्गों में भी होता है, उसका मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपको वेरिकोसील है? नंबर 1 ये होगा कि ये मोस्ट कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड। और कितना कॉमन? 95%। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ये लेफ्ट साइड में होता है। अगर आपको अपने टेस्टिस की गोलियों के पास अगर लगे कि वहां की नसें दिख रही है, दिखने में भी सूजन आ गई, एक बात तो ये। दूसरी बात, कई बार वो दिखावट में अगर नहीं पता तो उनको पकड़ के, उसको इंग्लिश में पालपेट करके बोलते हैं, उनको ऐसे पकड़ के हम चेक करेंगे कि टेस्टिस के पास की जस्ट ऊपर हल्की सी नसें लग रही है। कि हमारी बुक्स में, मेडिकल बुक्स में उनको बोलते हैं बैग ऑफ वॉर्म्स, मतलब केंचुओं से भरा हुआ बैग। तो अगर आपको उसको टच करने में ऐसा लगता है कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फील हो रहा है, तो काफी चांस है कि आपको वेरिकोसील है। और कुछ कंडीशन के बाद, शुरू में तो ये पेन नहीं करता, बट कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद वहां पर आपको पेन भी होने लग जाता है। ये पेन दो तरह से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट पेन है कि आपको दर्द हो रहा है, दूसरा एक ड्रैगिंग सेंसेशन, वहां पे जो नसें मोटी हो जाती है और थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, तो वहां पे आप थोड़ा वजन हो जाता है, आपको लगता है कि वो वाला टेस्ट थोड़ा नीचे से कोई खींच रहा है, ड्रैगिंग टाइप, खिंचाव जैसा फील होता है। एक और बात जो आजकल दिन ब दिन ज्यादा कॉमन होती जा रही है, वो है इनफर्टिलिटी। अगर शादी हो गया, कुछ साल ट्राई करने के बाद भी आपके बेबी नहीं हो रहा है, तो जेंट्स में इनफर्टिलिटी, निसंतानता के वर्कअप के लिए टेस्ट जो कराते हैं, उसमें वेरिकोसील को चेक कराना अल्ट्रासाउंड से भी कॉमन चीज है। ये भी पाया गया है कि इनफर्टिलिटी के 30% तक कॉजेज में, जो जेंट्स के कॉजेज है, उनमें वेरिकोसील वन ऑफ द मोस्ट कॉमन का, एक बहुत मुख्य कारण माना जाता है। एक और तरीका जिसे पता लगे, काफी एडवांस स्टेज में होता है, टेस्टिस का साइज वो भी छोटा हो सकता है। तो मैंने आपको ये कई चीजें बताया, जैसे कि स्वेलिंग, बैग ऑफ वॉर्म्स जैसी फीलिंग, पेन होना, खिंचाव जैसा लगना, इनफर्टिलिटी की शिकायत और टेस्टिस के साइज में डिफरेंट। इस तरह से आपको पता लगाने में सुविधा होगी कि आपको वेरिकोसील है या नहीं। ये तो हुआ पेशेंट को अपने खुद से पता लगाना। अगर आपको इनमें से सिम्टम है और आपको लगता है कि आपको वेरिकोसील हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सर्जन के पास आप जाएंगे, वो आपको क्लिनिकली चेक करेंगे। क्लिनिकल मींस सर्जन ग्लव्स पहन के आपको उस एरिया को पकड़ के चेक करेंगे। उनके पास और भी मेडिकल तरीके होते हैं पता लगाने के। वो आपको कहेंगे कि आप लेट जाइए, वो लेट के भी आपको एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आपको खड़ा करके भी एग्जामिन करेंगे और असेस करने की कोशिश करते हैं, पहचानना चाहते हैं कि पहले से अभी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये भी उनको जानने में हेल्प करता है। इससे भी ऊपर वो आपको कहेंगे कि दूसरी तरफ मुंह करके जोर से खांसी, और खांसने से भी अगर वो बढ़ता है, ये भी कुछ तरीके होते हैं पता लगने के। तो ऐसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एक स्पेसिफिक टेस्ट है, वो है अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर। सर्जन उसके बाद आपको चेक कराने के लिए और आपको क्वांटिटेट करने के लिए, अगर वेरिकोसील है तो आपको कौन से ग्रेड का वेरिकोसील है, ये बहुत एडवांस वेरिकोसील है या अभी सिर्फ शुरुआत है। इसके लिए वो आपको एक अल्ट्रासाउंड वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भेजेंगे। रेडियोलॉजिस्ट फिर से आपको ऐसे ही चेक करेंगे, आपको लिटा के भी अल्ट्रासाउंड करना चाहेंगे, आपको खड़ा करके, या आपको खांसी करवा के, उसको इंग्लिश में वाल्सरवा मैनूवर कहते हैं, लंबा सांस भर के नाक और मुंह बंद करके पेट पे जोर लगाना। तो इन तरह के कुछ टेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड करके डिफाइन करते हैं कि आपको वेरिकोसील है या नहीं। और
अगर है तो किस ग्रेड का है। तो इस तरह पता लगाया जाता है कि आपको वेरिकोसिल है और किस ग्रेड का है। ये तो आपने बताया कि लोगों को कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पेरेंट्स के बच्चों में कोई परेशानी है, 8 से 12 साल के एज में रेयरली अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, वैसे तो आपने कहा 18 से 40 के बीच में ही होती है, पर मान लीजिए कोई 16-17 साल का बच्चा या अपने माँ बाप को ना बता पाए, ऐसे कभी कोई केसेस आए हैं डॉक्टर? बिल्कुल, आपके प्रश्न का मैं थोड़ा सा और लंबा करके जवाब दूंगा। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या जेनेटिक कॉज भी है वेरिकोसिल का। यस, वेरिकोज के सारे कारण मैं एक करके बताऊंगा, उनमें अनकॉमन कारण जेनेटिक भी है। और वो जेनेटिक कैसे है? देखिए, वेन्स जो स्ट्रक्चर है, जैसे वो एक लंबा स्ट्रक्चर है, टेस्टिस से लेके वो एक बड़ी नस तक एब्डोमेन में जाता है, करीब 15-20 सेंटीमीटर लंबाई है। इतने लंबे वेन में ब्लड जब ऊपर चढ़ेगा एंटी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट, तो वो ब्लड की टेंडेंसी होती है कि वापस से नीचे गिरे। इससे बचाव के लिए प्रकृति ने हमें वाल्व दिए, उस ट्यूब के अंदर यूनिडायरेक्शनल वाल्व है, ब्लड ऊपर जाना को अलाउ करते हैं, लेकिन ब्लड को वापस आना को अलाउ नहीं करते हैं। जेनेटिकली कुछ बच्चों में ये वाल्व कमजोर होते हैं, तो उन कंडीशन में ब्लड वापस भी आना अलाउ हो जाता है और वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहेगा और वो टेस्टिकुलर वेन साइज में बड़ी हो जाएगी। आप देखिए, इमेजिन करें, जैसे ही वो वाल्व का साइज है, अगर वेन साइज में बड़ी होगी तो अब वाल्व उसको एक्यूरेटली बंद भी नहीं कर पाएंगे। तो साइज बड़ा होने के बाद ये दिक्कत और बढ़ेगी, क्योंकि अब वाल्व और भी इफेक्टिव हो गए और ब्लड और इकट्ठा होने लगेगा। तो इस तरह से जेनेटिकली भी हम कुछ तरह से कुछ पेशेंट प्रिडिस्पोज होते हैं कि उनको वेरिकोसिल हो। लेकिन कॉमनेस्ट कारण आज का है लाइफस्टाइल। जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल के जमाने में बहुत से प्रोफेशन, बहुत से व्यवसाय, जॉब्स ऐसी हैं जहाँ या तो लगातार बैठना या लगातार खड़े रहना है। जैसे हम एग्जांपल दें, बहुत पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स वगैरह हैं, कंप्यूटर की एप्लीकेशन वाले लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार बैठे काम करते रहते हैं। अगर आप इतने लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे, बीच में मूवमेंट नहीं हुआ, आपके वाल्व्स की और मसल्स की मूवमेंट नहीं हुई, तो वेन्स में ब्लड इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे वाल्व्स पर बहुत जोर पड़ता है और वाल्व्स काम करना कम कर देते हैं। इसी तरह जो लोग लगातार खड़े रहते हैं, जैसे एग्जांपल गार्ड्स या पुलिस या टीचर्स, ऐसे लोग जो, और या सेल्समैन, बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं आजकल जिनमें सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के पास चेयर नहीं होती, वो जब ड्यूटी पर आए और जब ड्यूटी से गए तब तक लगातार वो एक जगह पर खड़े रहे, तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा क्या है, प्रोफेशनल वेट लिफ्टर, जिन लोगों को रिपीटेडली बार बार बहुत भारी वजन उठाने का या तो जॉब है या कुछ और वजह से उनका हॉबी है, उनको लोअर एब्डोमेन में बार बार जो प्रेशर पड़ता है उससे वेरिकोसिल होने के रिस्क बढ़ते हैं। तो इन्हीं बातों को जांच करते हुए कि ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो क्यों ना हम ये भी बात करें कि कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे इनको होने से बचाव किया जा सकता है। नंबर 1, आप प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लंबे टाइम तक बैठना, लंबे टाइम तक खड़ा होना अवॉइड कीजिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है तो आप याद करके हर 20 मिनट 25 मिनट के बाद 1-2-3 मिनट का वॉक करें। तो उससे क्या होगा, जो ब्लड इकट्ठा हो चुका है वॉकिंग के बाद जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो वाल्व्स के अगेंस्ट उसको ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देगी और इस तरह से वाल्व्स को रूटीन फंक्शन करने का टाइम मिल जाएगा। तो अवॉइड करें लगातार लंबा बैठना, ऐसे ही लगातार लंबे खड़े रहना। अगर आप किसी जॉब में जहाँ लंबे टाइम खड़े रहेंगे तो आप बीच बीच में टहलकर भी कर सकते हैं। ये हर तरह से अच्छा है, आपको वेरिकोसिल भी नहीं होगा और कई बीमारियां भी नहीं, मेंटली आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको अपनी डे टू डे हैबिट में लाना चाहिए। अब कुछ बातें हैं, कुछ हमारी लाइफस्टाइल है जिनसे वेरिकोसिल होने से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और अगर अर्ली ग्रेड में, अर्ली स्टेज में है तो उसका कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? एक तो हमें लगातार बैठना और लगातार एक ही जगह पर खड़े रहना, ये अवॉइड करना होगा। अगर हमारी जॉब में ये शामिल है तो हमें याद करके हर 20-25 मिनट बाद 1-2 मिनट के लिए टहल कर भी करें, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अर्ली स्टेज में है तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। दूसरी बात, हम कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जैसे कि जिन पेशेंट को वेरिकोसिल है, और कभी कभी तो देखा गया कि अगर मान लो ऑफिस में बैठे बैठे पेन हो गया, अब क्या करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो आप किसी दीवार के साथ पैर ऊंचे लगा के, जैसे आप लेटे हुए हैं और पैर आपको दीवार के साथ लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि फ्लो के साथ जो पैरों का ब्लड भी आएगा और जो
टेस्टिकल वेन का ब्लड भी वो हार्ट की तरफ डिपेंडेंट हो गया इस पोजीशन में, उसकी तरफ जाने लगेगा और आपको इमीडिएटली रिलीफ आता है। आपको पेन है, कभी आप 2-3 मिनट ये करने की कोशिश कीजिए, आपका पेन काफी परसेंटेज में काफी कम हो जाता है। ये एक्सरसाइज आप डे टू डे प्रिवेंटिव अपने घर पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पेन हो तभी करें। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी बात, क्लोथ्स, आप अंडर गारमेंट्स किस टाइप के पहनते हैं? सपोर्टिव टाइप के अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, उनमें जो हैंगिंग पार्ट है, टेस्टिस को लटकना वो कम होता है और इससे पाया गया कि आराम मिलता है। तो जिन पेशेंट में वेरिकोज़, मैं फिर से कहूँगा कि जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन से इंडिया में लंगोट पहनना, धोती पहनना, उनको इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया था कि यहाँ वो इन वाली प्रॉब्लम्स के लिए भी ज़्यादा रिलीफ देने वाले हो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा सपोर्टिव टाइप के क्लोथ्स पहनना चाहिए। हमें डाइट में भी मॉडिफिकेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बार बार कब्ज की शिकायत है, वो फ्रीक्वेंटली सुबह स्टूल पास करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, और ये जोर लगाना एक तरह से वेट लिफ्टिंग वाली बात है। लोअर एब्डोमेन में बार बार जोर लग रहा है, तो ये भी आपके वेरिकोसिल होने का चांस बढ़ाते हैं, और अगर है तो उसकी सीवियरिटी को बढ़ाते हैं। तो आप ऐसी डाइट लें जो सुपाच्य, जल्दी पच जाए, लाइट फूड हो, और जो चीज़ जल्दी पचेगा तो देखिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आप इस चीज़ से भी बच सकते हैं। दूसरी बात की वेट रिडक्शन, अगर आप ओवरवेट हो, देखिए ये कैसे काम करता है। जब भी कोई जेंट्स ओवरवेट है तो उनकी स्किन के पार्ट में पाया गया कि फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स बनने लगते हैं, और जब ये हार्मोन बनते हैं तो आपकी वेन्स को ज्यादा रिलैक्स करते हैं, उसमें ब्लड इकट्ठा करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आप वेट घटाएंगे तो ये तो कई तरह से आपको हेल्प करेगा, वो हार्मोन्स नहीं बनेगा। दूसरी बात, आपकी लोअर एब्डोमेन पे जोर कम पड़ेगा, आपकी टेंडेंसी भी ज्यादा एक्सरसाइज करती है। तो वेट रिडक्शन अपने आप में वेरिकोसिल को प्रिवेंट करने का एक साधन है, और अगर अर्ली स्टेज में है भी तो उसको रोकने का भी साधन है। अगर आपको एडवांस स्टेज है तो ये सब तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट दो आजकल बहुत कॉमन और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सर्जरी, जो कि माइक्रो सर्जरी बोलते हैं, ओपन सर्जरी नहीं, और दूसरा एम्बोलाइजेशन, जो कि रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। दोनों तरीके काफी इफेक्टिव है, आप उनमें कोई चूज करें, उसके लिए बारे में अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे। तो ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यू रखना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। ट्रीटमेंट के बाद भी आप करेंगे तो आपको वेरिकोसिल दोबारा नहीं होगा और आप काफी स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको कुछ काम आएगी। अगर इनसे रिलेटेड, वेरिकोसिल से रिलेटेड या इनके ट्रीटमेंट, एम्बोलाइजेशन या सर्जरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका जितना जल्दी हो सके आपको आंसर दूं। उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। धन्यवाद।